तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया उस स्वेलर स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 20 को। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे शानदार फाइट हो रही होती है, लू फेंग ने उसको इतनी आसानी से मार दिया होता है। थोड़ी सी लू फेंग को मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग ने उसको बहुत ही कम पावर का यूज़ करके मार दिया होता है। सारे शहर में हर एक जगह पर यही हल्ला उड़ चुका होता कि आखिरकार ब्लड पाइटन प्रेसिडेंट को किसने मारा। उसकी पावर 10th लेवल ऑफ इटर्नल ट्रिगर, मतलब एक ब्रेक थ्रू, और वो केओस रियल में जाने वाला था। उसकी पावर को कम मत समझना, वो बहुत ही पावरफुल था। अपने रियल में इसको मार पाना इतना भी आसान नहीं था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि लू फेंग मोरोसा और मोयुगियान से जब अलग हुआ था तो वो यहाँ पे अकेले ही ब्लड पाइटन सोसाइटी हेडक्वार्टर्स में गया होता है। और जैसे ही वो वहाँ पे गया होता है, वहाँ पे पूरी तरह से डार्कनेस छा गया होता है। और हमें हिवांग सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं ये तो वही है, ये तो लुओ है। हमें दिखाया जाता है मो लिंगजियाओ कमांडर को, जो कहता है कि इसने खुद को छिपाने की कोशिश नहीं की, नहीं खुद को इन्वेस्टिगेट कराने से रोका, वो बल्कि यहाँ पे ओपनली ब्लड पाइटन सोसाइटी हेडक्वार्टर्स में आ गया है। उसने ये पर्पस के हिसाब से किया है। अब देखा जाए तो कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी को मारकर सबके सामने आए, लेकिन लू फेंग की बात ही अलग होती है। और हमें दिखाया जाता है व्हाइट हेयर एक फिगर को, जो कहता है कि पूरे के पूरे हिवांग सिटी में यहाँ पे हमारे सिटी लॉर्ड हर एक जगह पे मॉनिटर करते रहते हैं, इसलिए वो यहाँ से छुप भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये लू फेंग का हमारे सिटी के सिटी लॉर्ड की तरफ एक गुड इंटेंशन है, जहाँ पे वो भी समझ रहे होते कि लू फेंग एक अच्छा इंसान है। लू फेंग ने जब ब्लड पाइटन क्लब हेडक्वार्टर्स में छोड़ा होता है तो वहाँ पे थोड़े दूर ही फ्लेम विंड क्लब को देख पा रहा होता है। लू फेंग को ये सारी चीज़ें पता था कि सिटी लॉर्ड मेंशंस हर जगह मॉनिटर करते हैं, तो उनको मेरे बारे में पता चल गया होगा। लेकिन लू फेंग क्या छुपने वाला नहीं था। लू फेंग सीधा चला जाता है अपने रिवॉर्ड को कलेक्ट करने। मतलब देख रहे हो, पूरी की पूरी एक सोसाइटी को फिर से उड़ा दिया है। लू फेंग जा रहा है अपने रिवॉर्ड को कलेक्ट करने। मानो लू फेंग में तो कोई डर बैठा ही नहीं। अब लू फेंग सीधे यानफेंग क्लब के पास जाता है। यानफेंग क्लब वही जगह है जहाँ पे बाउंड्रीज को इशू किया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अक्सर जाता था। अब जैसे ही लू फेंग वहाँ आता है, वेटर आके उसका रिसीव करता है। वेटर कहता है गॉड, डिप्टी म्यूजियम ओनर ने आपको इनवाइट किया है। तो लू फेंग कहता है क्या, डिप्टी म्यूजियम ओनर ने, तो चलो मुझे वहाँ पे ले चलो। जिसके बाद लू फेंग को वो वहाँ पर ले आता है और कहता है कि यहाँ पे अंदर वेट कर रहे हैं वो आपका। जिसके बाद लू फेंग अंदर जाता है और हमें उस स्मॉल बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ग्रे मिस्ट का फिगर बैठा होता है और वो स्माइल करता है लू फेंग की तरफ। और ग्रे मिस्ट कहता है लॉर्ड लू है, प्लीज़ अपने सीट को लीजिए। अब लू फेंग बैठ जाता है और फिर वो ग्रे मिस्ट फिगर कहता है कि कैसा होगा अगर आप इस वाइन को ट्राई करेंगे। अब लू फेंग ग्लास को उठाता है और उसके एक सिप को पीता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो वाइन असल में ब्लड ऑफ द गॉड किंग लेवल बिस्ट की से बनी हुई होती है, जिसके कारण किसी के भी सोल और अपनी कंप्रीहेंशन की स्किल बढ़ जाती है। और इसका इफेक्ट एक दिन तक होता है। अब लू फेंग सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी होती है। और समझ लो तो ये काफ़ी महंगा वाइन होता है। और जैसा कि हर बार देखा ही आपने, वाइन पीने से सोल में चिल आ जाती है, सोल दम मानो नया रिफ्रेश फील करने लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा होता है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें उसे बताने लगता है। जिसके बाद ग्रे फिगर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि मैंने तो बस इसे खुद ही लाए थे, जो कि मैं उन्हीं को देता हूँ जिसे मैं एडमायर करता हूँ। तो लू फेंग कहता है कि आप तो बहुत ही काइंड हो। और जिसके बाद ग्रे मिस्ट फिगर कहता है कि ये देखा जाए तो हमारे रिमोट कंट्री के लिए ही है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। और आखिर कौन ही होगा जो कि ब्लड पाइटन लीडर को एक ही झटके में मार सके। और जबकि तुमने ऐसा किया है तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो लू फेंग स्माइल करता है और ये सही भी था, क्योंकि इटर्नल गॉड को मार पाना इतना भी आसान नहीं होता जितनी आसानी से लू फेंग मारा होता। लू फेंग उससे कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ अपने रिवॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए। तो ग्रे मिस्ट फिगर कहता है आप उससे लड़े, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ही थे और यहाँ पे आपने ही सिर्फ मिशन को एक्सेप्ट किया है। और जैसे ही आपने उस मिशन को एक्सेप्ट किया तो ब्लड पाइटन रिवर मारा जा चुका, उसका लीडर मारा जा चुका है। लेकिन हमारे रूल के मुताबिक जब तक आप उसे मारने का प्रूफ नहीं दिखा देते तब तक हम आपको रिवॉर्ड नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये ओके है, और वो अपने पास से वही आर्मर निकालता है जिसे ब्लड पाइटन गिल्ड का लीडर पहना करता था, जो कि एक सीक्रेट ट्रेजर इटर्नल लेवल आर्मर होता है। जिसको देखकर वो बंदा कहता है ये ठीक है। जिसके बाद वो बंदा उसे 1,60,000 कॉस्मिक सैंड बाउंटी
अवार्ड दे देता है, जो कि लूफेंग के पास चला जाता है। लूफेंग उसको देखता है तो सच में उतना ही होता है, और ऑब्वियसली यान फेंगिल ने उसको बहुत ही लंबे अरसे से प्रिपेयर कर रखा था। जिसके बाद ग्रे फिगर कहता है कि ये बहुत ही बड़ा कॉस्मिक अमाउंट से जो कि आप इसको ले रहे हैं, आप चाहे तो इसको यान फेंग गिल्डहॉर्ड से एक्सचेंज भी करा सकते हैं। तो लूफेंग कहता है इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद लूफेंग वहाँ से चला जाता है, और फिर हमें वहाँ पे एक ग्रे मिस्ट्री फिगर को दिखाया जाता है, और इसी बंदे को जो कि एक ब्लडी मैन से कहता है मास्टर आपने उससे क्यों नहीं बात की। अब इस बंदे का भी अपने ऊपर लेवल का मास्टर होता है, जहाँ पे वो बंदा कहता है कि इसने ब्लड पाइथन लीडर को सिंगल हैंडली मार दिया है। मतलब ये समझो कि इसकी बैकग्राउंड विजुअली बहुत ही हायर होगी, ये ज़रूर किसी बड़े किंगडम से आया होगा, हमें इसके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और फिर ऐसे ही उन सब में बात होने लगती है। फिर सीन चेंज कर हमें ह्यूआंग सिटी केओस एक केव नंबर 913 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोयू किंगयान अपने आप को मेडिटेट कर रहा होता है। वो कहता है लॉर्ड लूसा मैं यहाँ पे गार्ड कर लूँगा। तो मोरूसा कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद मोरूसा पेशेंसली वेट करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे लूफेंग ने उसको वापस जाने को कहा होता है। कहीं ना कहीं मोरूसा थोड़ा सा घबरा रहा था, क्योंकि वो उसके मास्टर थे। अब तभी वहाँ पे मोरूसा को पता चलता है कि मास्टर वहाँ पे आ चुके हैं। लूफेंग मोरूसा को देखकर स्माइल से कहता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए फूड को बचा कर रखा है। तो ये सुनकर मोरूसा बहुत ही खुश हो जाता है कि क्या थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मोरूसा को कुछ और नहीं, उन सारे वाइस प्रेसिडेंट्स और प्रेसिडेंट के कॉर्प्सेस को लेना था, जिसे खाकर वो स्ट्रांग बन जाएगा। और यहाँ पे लूफेंग उससे कहता है किंगयान जल्दी करो, अपने प्रिंसिपल को जल्दी से कंप्रीहेंड करो, ताकि मैं तुम्हें अपना डिस्पल बना सकूं। तो मोयू किंगयान भी कहता है ठीक है मैं ज़रूर करूँगा मास्टर। जिसके बाद उधर की तरफ देखने लगता है, और अब फिर हमें दिखाया जाता है मोयू किंगयान को, जो कि अपने कंप्रीहेंड करने लगता है उन सारे 10 बेसिक्स लॉ को। और फिर हमें सीन चेंज कर स्टार टावर के अंडरग्राउंड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने हाथों को वेव करता है और वाइस प्रेसिडेंट्स के बॉडी और प्रेसिडेंट के बॉडी को निकालता है, जहाँ जिसको देखकर मोरूसा की आंखें चमक उठती है, और वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छा कॉर्प्सेस है। तो समझ लो यहाँ पे वो लालची हो रहा था, जहाँ पे लूफेंग कहता है कि जब तक तुमको इसकी ज़रूरत है तुम इसको खा। मोरूसा उन सबको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, उसके एनर्जीज को अपने अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जिसके बाद लूफेंग फर्स्ट फ्लोर ऑफ स्टार टावर में आ जाता है, जहाँ पे वो अकेला बैठा हुआ था, और लूफेंग अपने हाथों को वेव करता है और कहता है चलो देखते हैं कि इस बार मैंने कितनी कमाई की है। क्योंकि लूफेंग ने उन सबको मारा होता है, तो उन सबकी लूट लूफेंग की पास होती है। अब लूफेंग जैसे उसको काउंट करता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है। लूफेंग ने जब उसको गिना तो उसके पास अभी के फिलहाल बाउंटी को मिला के 9800 कॉस्मिक सैंड्स, मान लो तो लगभग 1 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स के बराबर होती हैं। जहाँ पे बाउंटी उसे सिर्फ 1,60,000 मिली होती, लेकिन यहाँ पे 10 गुना 7-8 टाइम्स ज़्यादा उसे मारने पे ही लूट मिल गई होती है। लूफेंग बहुत ही सरप्राइज था कि आखिरकार उसके पास इतने सारे कॉस्मिक सैंड्स कैसे हो सकते हैं। उसे लगा था कि उसने अपने सारी चीज़ों में पैसे बर्बाद कर दिए होंगे। मतलब देखा जाए तो इटर्नल गॉड्स पैसे को बजाते नहीं, बल्कि वो कल्टीवेशन रिसोर्स में लगा के अपने आप को पावरफुल बनाते। जैसे जैसे लूफेंग को ही देख लो, उसके पास पैसे होते ही नहीं है, पैसे आते तो वो खर्च कर देता है। और यहाँ पे लूफेंग कहता है कि इतने पैसों से मेरे लिए सेकेंड बॉडी रिफाइनिंग काफ़ी होगी, मैं इससे अपने आप को और भी पावरफुल बना सकता हूँ। जिसके बाद लूफेंग उसके ब्लड कलर डिस्क को लेता है, उसमें अपने डिवाइन पावर को पेनिट्रेट करने लगता है, जहाँ पे लूफेंग को एक रिवर ऑफ लाइव ब्लड मिलती है, जो कि उसी का ट्रेजर से होता है। जहाँ पे लूफेंग उसको और भी गहराई से जानने लगता है, और उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें केओटिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। और लूफेंग अंदाज़ा लगा लेता है कि इसकी वैल्यू 1.5 मिलियन कॉस्मिक सैंड्स या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और देखा जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा होता है। लूफेंग उसमें अपनी 1% डिवाइन बॉडी को डालता है, जहाँ पे उसे सारी डिटेल्स उसके बारे में पता चल जाती है, और डिस्क भी वाइब्रेट करने लगता है, और समझ लो तो वो लूफेंग का हो चुका है। और लूफेंग कहता है कि क्या ही बकवास था, ये ब्लड पाइथन रिवर के हाथों में रहकर तो ये बेकार ही हो रहा था, अब ये मेरे हाथों में है तो मैं इसको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके बाद लूफेंग कहता है कि मुझे अभी के फिलहाल रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्लड को अच्छे से स्टडी करना होगा, और अपने केओस लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा।
होगा, लेकिन देखा जाए तो हमें बताया जाता है कि लॉ ऑफ केओस को अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज होती है लॉ ऑफ केओस, ये सबसे पावरफुल होती है, इसलिए इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता ही है। लू फेंग ने इसके बाद लू फेंग वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगता है, और यहाँ पे मैं कुछ सीक्रेट्स मेथड्स के बारे में बताया जाता है कि जैसे कैसे केओस रियलम होते हैं, जिसमें 9 सॉर्ट्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रियलम होते हैं, केओस पावर डायग्राम, एक्सटेंशन, डोंगवा, ऐसे ही कई सारे चीज़ें होती हैं जो कि गॉड किंग लेवल्स की जितनी होती हैं। और लू फेंग इन्हीं सब के बारे में और भी डीपली नॉलेज लेने लगता है, और समझ लो तो यहाँ पे लू फेंग अपने लूट्स को ही देख रहा होता है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि उसने अभी तक क्या क्या लूटा है, तो इसको बताना थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। अब दिखाया जाता है इसके बाद हमें केओस ए केव नंबर 3। अब लू फेंग का केव नंबर 913 था, जो कि बहुत लोअर ग्रेड का था, लेकिन अभी हमें केव नंबर 3 को दिखा रहा है, मतलब ये कि वो टॉप 3, मतलब सबसे महंगे, मतलब किसी बहुत ही बड़े फैमिली का केव होता है, जो कि बहुत ही बड़े, कोई और नहीं, मोली फैमिली का सुपर लार्ज केव होता है। हमें डॉ रॉन्की को दिखाया जाता है, जिससे मैसेज मिल जाता है कि प्रेसिडेंट ब्लड पाइटन मारे जा चुके हैं, और जब वो इसका पता करते हैं तो सच में वो मारे जा चुके होते हैं। और हमें डॉ रॉन्की को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि वो फाइनली मारा जा चुका है, और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पे इतनी जल्दी वो मारा जा चुका है। और हमें मो लिव फेंग को दिखाया जाता है, जो कि इस करते हुए कहती है कि यहाँ पे वो गई हुई थी लूहे से ही मिलने के लिए, और उसके तुरंत बाद ही हमें ये न्यूज़ मिली, और यहाँ पे तभी वो सोच ही नहीं होती कि एक आवाज़ आती है जो कहती है कि लूहे नहीं उसको मारा है, जिसको सुनकर मोली फिन और डॉ रॉन्की पीछे मुड़ते, तो ये कोई और नहीं मोली मैंग होते हैं, जिसको देखकर वो कहते फादर क्या सच में उसे ब्लड पाइटन प्रेसिडेंट को लूहे ने मारा है। तो मोलिंग में कहता है कि हाँ, मुझे अभी पाइथन लीडर से न्यूज़ मिली है, यहाँ पे उसने ही मारा है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे लूहे, लॉर्ड लूहे सच में हमारी ऐसी मदद करेंगी। तो डॉ रॉन्की पूछती है कि क्या लॉर्ड लूहे ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो बहुत ही ठीक है, आखिरकार सिटी में ऐसे कौन ही बंदे जो कि उसको अफेंड कर सके। तो मोलिंग में उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने उससे मदद कैसे ले ली। तो डॉ रॉन्की से कहती मैंने बस अपनी सिचुएशन को उसको बताया, जिसके बाद उन्होंने खुद कहा कि रात होने से पहले तुम्हें इसकी न्यूज़ मिल जाएगी। तो ये सुनकर मोलिंग में कहता है कि ये तो सच में बोल्ड है, बहुत ज़्यादा बोल्ड, मतलब सामने सामने कहना है कि तुम जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे रात होने से पहले तुम्हारे लिए खुशखबरी आ जाएगी। इतना बड़ा दावा कौन ही करता है। जिसके बाद डॉ रॉन्की कहती है कि क्या मुझे अभी जाकर उनका थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन अभी के फिलहाल वहाँ पे सारी दुनिया में इसी बात का हलचल होगा। तो मोलिंग भी कहता है कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अभी वो मारा जा चुका है, इसके कारण सबकी नज़र अभी उस पर ही होगी, इसलिए तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो डॉ रॉन्की कहती है कि ठीक है, और यहाँ पे सही में ऐसा ही था, क्योंकि कई सारे फोर्सेस हुआंग सिटी में लू फेंग से मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं। वो सब जान चुके थे कि लू फेंग है, उसी ने ब्लड पाइटन ग्रिल प्रेसिडेंट को मारा था, और उसे लगा था कि ये सीक्रेट हुआ, लेकिन आखिर ऐसी बात कैसे सीक्रेट रह सकती है। और सब लोगों को लू फेंग के पावर का अंदाज़ा लग चुका होता है, और कई लोग मिलने भी आ रहे होते हैं, लेकिन केव से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हमें लू फेंग के केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मो यूंग बैठा हुआ होता है, और वहाँ पे देखता है कि कई सारे गेस्ट आ रहे होते हैं, और वो उन सबको मना कर देता है कि अभी ऐसी, और मोरोसा भी वहीं पर होता है। और यहाँ पर वो मोरोसा से कहता है कि हमने इतने सारे गेस्ट को वापस भेज दिया है, ऐसा कि तो मोरोसा कहता है कि जब तक मास्टर अपने सेक्लूजन में प्रैक्टिस कर रहे, तो चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मो किंग यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, क्योंकि अभी तक 3 इटर्नल ट्रू गॉड्स आ चुके होते हैं, उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया होता है, और मो यूंग वो सिर्फ एक ट्रू गॉड होता है। तो उसके लिए इटर्नल ट्रू गॉड बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो उससे 2 लेवल हायर अप होते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। तो मोरोसा कहता है बस वेट करो, अभी तो शुरुआत है, अभी और भी बंदे आने वाले हैं। तो मो यूंग कहता है कि ठीक है। वो थोड़ी लाइफ स्टाइल को समझने लगा था, वो लूहे को और भी अच्छे से एडमायर करने लगा था। और मोरोसा कहता है कि जल्दी से अपने 10 बेसिक्स लॉ को कंप्रीहेंड करो, तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, इतना स्लो होगे तो तुम डिस्पल बनने के लायक नहीं होगे, जल्दी से जल्दी कंप्रीहेंड करो ताकि तुम हमारे डिस्पल बन सको।
और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग के स्मॉल यूनिवर्स को, जहाँ पे तभी हमें ह्यूमन प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग और जियोजिन होते हैं। अब देखो लू फेंग आ चुका होता है रीइंकार्नेशन को पास करके। चलो मैं यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो जो भी बंदा अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में था, जैसे अर्थ ये सब होता है, वहाँ पे लू फेंग भी होता है, होंग और बाकी लू फेंग के मास्टर जुओसान के और वही सारे बंदे होते हैं। तो देखो जो कोई किसी को भी कंटिनेंट ऑफ ओरिजिन में आना होता है तो उससे सबसे पहले इटर्नल ट्रू गॉड बनना पड़ता है ताकि वो रीइंकार्नेशन साइकिल में जा सके। जब तक वो रीइंकार्नेशन साइकिल को पास नहीं करेगा वो यहाँ पे कॉन्टिनेंट ऑफ ओरिजिन में नहीं आ सकता, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और अभी के फिलहाल यहाँ पे सिर्फ मोरोसा और लू फेंग ही रीइंकार्नेशन साइकिल को पास कर पाए थे, इसी कारण वो इस कॉन्टिनेंट ऑफ ओरिजिन में आ पाए थे। आगे चल के हो सकता है कि होंग और वो थंडर गॉड भी पास करके ब्रेकआउट करके यहाँ पे आ जाए, लू फेंग के मास्टर भी यहाँ पे आ जाए। तो फिर हमें सीन चेंज कर लू फेंग को अपने जियोजिन के साथ दिखाया जाता है, जिससे वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जियोजिन उससे कहती है लू फेंग तुम्हारा बेटी तो बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेंथ को फाइट करे, लेकिन वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, ऐसा कि हम मतलब और तुम तो यहाँ पे और लू हाई भी तो यहाँ दिखता है। तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा होता रहता है, उन दोनों ने अपने अलग अलग पाथ को चूज़ किया है, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। एक बेटा फाइटर बनना चाहता था, एक बेटा पूरी तरह से यूनिवर्स में ट्रैवल करना चाहता था। अब लू फेंग उससे कहता है क्या तुम मेरे लिए सॉरी नहीं फील करते? तो अब समझ लो तो यहाँ पे फैमिली ड्रामा हो रहा है जिसके बारे में बात करना बेकार है और यहाँ पे बेकार ही टाइम पास के लिए। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और लू फेंग ने जब उस बंदे को मारा है तो उसे क्या भुगतना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।